नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह। आज भूगोल विषय में एक नई कड़ी। आज का टॉपिक है जल परिवहन। प्राचीन काल से ही मानव जल परिवहन का उपयोग करता आ रहा है और छोटी बड़ी नावों से लेकर के पालदार जहाज का उपयोग माल ढोने के लिए करता आ रहा है। जल परिवहन को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे जल परिवहन है, इसे दो भागों में, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में है महासागरीय मार्ग और नंबर 2 है आंतरिक जलमार्ग। तो सबसे पहले नंबर 1 महासागरीय मार्ग की चर्चा करेंगे। महासागरीय मार्ग विश्व के कुछ महत्वपूर्ण महासागर हैं, उनका चित्र हम इस डायग्राम पर लगाए हुए हैं। इस डायग्राम में देखेंगे जो विश्व के महासागर हैं वो सब दिख रहे हैं और इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग की चर्चा करते समय यह ध्यान रखेंगे, यह संसार का सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यस्त जलमार्ग में आता है। विश्व के 2 सबसे विकसित क्षेत्रों को जोड़ने का यह कार्य करता है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को और यूरोप के पश्चिमी तट को मिलाने का कार्य करता है, जहां से विश्व के लगभग जल मार्गों में से 40% मार्ग जो है यहां से गुजरता है। विश्व के 55 बड़े छोटे बड़े बंदरगाहों में से लगभग कह सकते हैं 28 बंदरगाह इस कह सकते हैं मार्ग में पड़ते हैं। जैसे मान लिया जाए पश्चिमी यूरोप की अगर हम बंदरगाहों की चर्चा करें तो लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, मैनचेस्टर, न्यू साउथहैम्पटन, रॉटरडम, हैम्बर्ग, ब्रीमेन, लिस्बन, एम्स्टर्डम, वैसे कुछ आदि लगभग कह सकते बंदरगाह हैं जो यूरोप के प्रमुख देशों से जुड़े हुए हैं। और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग जिसमें क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, न्यूयॉर्क, सेंट जॉन, बोस्टन, पोर्टलैंड, फिलाडेल्फिया व न्यू ऑरलियंस जैसे बंदरगाह को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। यूरोप से खनिज और निर्मित माल उत्तरी अमेरिका को भेजा जाता है और उत्तरी अमेरिका से कागज, दुग्ध से बने हुए पदार्थ, गेहूं, कपास, मांस, लोहा, गंधक, पेट्रोल, चीनी, फल यूरोप को भेजे जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि इस मार्ग का सबसे ज्यादा उपयोग जो है, व्यस्तम उपयोग यूरोप का पश्चिमी हिस्सा और कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा इससे जुड़ता है। जैसे ये देखिए, ये है इस साइड, ये पूरा भाग, ये वाला हिस्सा जो है क्या है, यूरोप है, यूरोप का पश्चिमी हिस्सा, और ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा। इस हिस्से को इस हिस्से से जोड़ने का व्यस्तम मार्ग दिखाई दे रहा है। यहां से ये लंदन से हम आते हैं हैलिफैक्स, न्यूयॉर्क, इस तरह जो सेंटर बनते हैं से वाशिंगटन। तो इस तरह यहाँ से इस एरिया में आने जाने का सामान ढोने का आसान हो जाता है और नौ परिवहन जो है सबसे सस्ता पड़ता है। अब इसी क्षेत्र से ही भूमध्य सागर से होकर के मार्ग जुड़ता है, इधर से होकर के यहाँ पर स्वेज, याद रहे स्वेज नहर बना करके भूमध्य सागर से लाल सागर होते हुए सीधे भारत, मुंबई, और ये है कोझिकोड, ये है कोलंबो
और इसी मार्ग से यहाँ पर हम पहुंचते हैं पर्थ। ये भी दूसरे नंबर पर जैसे मान ले कर सकते हैं कि दूसरा नंबर जो हिस्सा था भूमध्य सागर और हिंद महासागर का जो मार्ग है, महासागरी मार्ग है, वो इस एरिया से गुजरता है। यहाँ से होकर के इस एरिया से होते हुए भूमध्य सागर में, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर से होता हुआ भूमध्य सागर से स्वेज नहर से होता हुआ लाल सागर से होता हुआ हिंद महासागर में होकर के प्रवेश करता है। और इन क्षेत्रों में जैसे कहते हैं मुंबई है, कोझिकोड है, कोलंबो है और पर्थ है, सिंगापुर है, इस तरह इन अंतर्गत क्षेत्रों में लगभग कर सकते हैं जल यातायात के लिए बढ़ाते हैं और बेस्ट मार्गों में से गिना जाता है। वैसे यह मार्ग पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का जो हिस्सा है, उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जोड़ता हुआ यह आगे बढ़ता है। यह महासागरी मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल से होकर के गुजरता है और अधिक देशों से जोड़ता हुआ चलता है। इस मार्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह स्वेज नहर के द्वारा जुड़ता है, जो कि मानव निर्मित एक नहर बनाई गई है। वैसे तो इसको हम उस एरिया में एंगल में डायग्राम में यहाँ सबसे दिखाएं कि अगर ये भूमध्य सागर हो जाए, हिस्से को डिवाइड कर दीजिए, ये हिस्सा मान लीजिए भूमध्य सागर और ये लाल सागर, इस तरह इसको जोड़ने के लिए यहां से और यहां जोड़ने के लिए नहर बनाई गई है। ये हिस्सा आप उसे दिखाएंगे, यहां लिखेंगे भूमध्य सागर और ये लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। सबसे बड़ी उपलब्धि स्वेज नहर की है और इसे डायग्राम एक मात्र है स्वेज नहर। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि स्वेज नहर का निर्माण मिस्र देश में अफ्रीका तथा एशिया के मिलाने वाले स्थल संधि को काट करके बनाई गई है। यह मानव निर्मित कह सकते हैं जलमार्ग है। भूमध्य सागर पर स्थित पोर्ट सहित, यहाँ पर यह है पोर्ट सहित और लाल सागर, भूमध्य सागर पर स्थित पोर्ट सहित बंदरगाह को लाल सागर पर स्थित पोर्ट स्वेज नामक बंदरगाह को जोड़ती है। यह फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स की देखरेख में सन 1859 ईस्वी में लगभग कह सकते हैं निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 1869 ईस्वी में बन करके यह तैयार हो गया। इसकी लंबाई 160 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 365 मीटर तथा गहराई 11 से 15 किलोमीटर के बीच रखी गई है। स्वेज नहर पश्चिम में नील घाटी के निचले भाग को तथा पूर्व में सिनाई प्रायद्वीप को अलग करती है। इस नहर पर कुछ झीलें स्थित हैं। ऊपर में मंजाला, ये इस वाले हिस्से में मंजाला यानी ऊपर का हिस्सा जो होगा वहां पर कौन सा मंजाला नामक झील है, ये दंदली झील है। और मध्य में तिमसा नामक झील है। मध्य का जो हिस्सा है वो तिमसा नामक झील है। और नीचे इसके नीचे कह सकते हैं मध्य के बाद नीचे जो हिस्सा है वह लिटिल बीवर झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में लगभग 2 चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। एक नंबर आता है अल कटारा और दूसरा है यल फिरदौन नामक 2 कह सकते हैं कि चेक पोस्टों के द्वारा होकर के यह मार्ग गुजरता है। वैसे इस मार्ग में कुछ इस मार्ग के खुल जाने से यूरोप के देश, पूर्वी अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच मार्ग छोटा हो गया। इस मार्ग में लगने वाले समय और पैसे की बचत होने लगी। पूर्वी देश पश्चिमी देशों से इस मार्ग द्वारा, पूर्वी देश से मतलब आशय है कि इन क्षेत्रों में जो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है,
श्रीलंका है, ऐसे देशों से लगभग कह सकते हैं कि चाय, चीनी, रबड़, गर्म मसाले, मांस, ऊन को निर्यात करते हैं, जबकि पश्चिमी देशों से, इन क्षेत्रों से वह मशीनें और कपड़ा, दवाइयां, रासायनिक उत्पाद आदि मंगाते हैं। इस क्षेत्र में जो बंदरगाह हैं, जैसे आपने एक बताया पोर्ट सईद है, अदन है, मुंबई है, कोलंबो है, सिंगापुर है और पर्थ आदि मतलब कह सकते हैं बंदरगाह इसमें पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके अगले हिस्से में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस तरह तो जब यहां से जो मार्ग गुजरते थे, जैसे लंदन है, यहाँ पर है, जिसमें इससे घर से जो गुजरते थे मार्ग, वो इधर से होकर के कहाँ पहुंचते थे? केप टाउन पहुंचते थे। इधर से होकर के इस मार्ग को उत्तमाशा अंतरीप मार्ग के नाम से जाना जाता है। यह महामार्ग दक्षिण अफ्रीका के मतलब यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के हिस्से को जोड़ते हुए यह उत्तमाशा अंतरीप मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर और कह सकते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मध्य से होकर के गुजरता है। यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ता है। यूरोप का पश्चिमी हिस्सा और दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा जोड़ करके सीधा आगे बढ़ता है और हिंद महासागर की ओर प्रस्थान करता है। इसमें यह मार्ग पश्चिमी यूरोप का जो हिस्सा है, जो भी यहां से जलयान साठ में होकर के भूमध्य सागर से गुजरते थे स्वेज नहर के बनने पर, लेकिन स्वेज नहर में आज भी बड़े जलयान नहीं प्रवाहित हो सकते या नहीं चल पाते। इसीलिए जो मार्ग जो कह सकते हैं जलयान इस मार्ग से नहीं हो जा पाते, आज भी उत्तमाशा अंतरीप से होकर के ही गुजरते हैं। यानी छोटे जलयान तो इधर से होकर के स्वेज नहर मार्ग से होकर के हिंद महासागर में आ जाते हैं, लेकिन बड़े जलयान जो है उत्तमाशा अंतरीप से होकर के केप टाउन, अब केप टाउन के बाद सीधे पर्थ की ओर जाना पर्थ, मुंबई जाना हो मुंबई, सिंगापुर जाना हो सिंगापुर, इस तरह कह सकते हैं प्रस्थान करता है। इसी में आता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा कह सकते हैं तीसरे चौथे नंबर पर आता है, यानी अफ्रीका का ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। इस हिस्से को इस सिरे से जोड़ने का कार्य करता है। यह पश्चिमी अफ्रीका को दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट यानी पश्चिमी अफ्रीका है ये, और ये उत्तरी कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। आर्थिक दृष्टि से दोनों पिछड़े हुए हैं क्षेत्र, इसलिए ज्यादातर जलमार्गों का विकास नहीं हुआ है। वैसे तो रियो डी जेनेरियो और केप टाउन इस क्षेत्र के प्रमुख बंदरगाह, जैसे ब्राजील में रियो डो जेनेरियो और दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन एक दूसरे से जुड़े हैं और आर्थिक रूप से कह सकते हैं अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया। ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागरीय जलमार्ग थोड़ा सा चर्चा करें। लास्ट में होनोलुलु, ये याद रहे, मुख्य इंपॉर्टेंट है। होनोलुलु एक छोटा सा द्वीपी बंदरगाह है। इस तरह अगर हम कहें कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट और एशिया और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट एक दूसरे को इससे जुड़ता है। कि बीच में क्या है? सब प्रशांत महासागर है, जलीय भाग है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अगर हम कहें पोर्टलैंड और वैंकूवर, ये दोनों इस एरिया में कहते हैं। वैंकूवर और पोर्टलैंड दो क्षेत्र हैं, दोनों पास पास हैं, कनाडा में है।
और इसके आगे बढ़ता है लॉस एंजल्स, अमेरिका पहुंच जाते हैं। इस तरह क्रमवार सैन फ्रांसिस्को उसके नीचे, और प्रिंस रूपर्ट और सियाटिन आदि बंदरगाह यहां से यहां तक भी पड़ते हैं पूरी तरह से। और इस हिस्से में लगभग कह सकते हैं कि और नीचे चले जाएं, एशिया के अच्छा पूर्वी तट पर योकोहामा, ये हिस्सा दिखाई देता है, योकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर। तो इस क्रम में कहें कि ये जापान में है, संघाई चीन में है, और हांगकांग छोटा सा द्वीप है, ये सिंगापुर। इस तरह कुछ, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। तो कुछ ऐसे बंदरगाह हैं जो लगभग कह सकते हैं कि अग्रसर है इस महासागर में जलयान एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने के लिए। अब यहाँ से कुछ भी हो, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ जाए, इस तरह बंदरगाह एक दूसरे से जुड़ते हैं। और एशिया की तरफ से कह दें कि ज्यादातर भाग में एशिया की तरफ से तेल, चाय, नारियल, चीनी, तंबाकू, खिलौने व रेशम आदि का हम निर्यात करते हैं। और उत्तरी अमेरिका की तरफ से कह सकते हैं मांस, दूध के बने हुए पदार्थ, गेहूं, फल, लुगदी और पेट्रोलियम, कागज और धातुएं वहां से मंगाई जाती हैं, यानी आयात की जाती है। या कह सकते हैं इस क्षेत्र से लुगदी कागज की तरफ जाता है, जैसे चाय और काफी कावा भेजी जाती है। मतलब दोनों एरियाओं में मतलब कह सकते हैं कि अनेक मार्गों से व्यापार होता है, ये कोई पर्टिकुलर मार्ग नहीं है। लेकिन जितने मार्ग जा हैं सब जा करके होनोलुलु पर, होनोलुलु पर जाकर के इकट्ठे होते हैं। सारे मार्ग इन क्षेत्रों से होकर के, ये चाहे इधर से आए तो आसान पड़ता है ये, क्योंकि ये बीचों बीच, थोड़ा सा इंडिकेटर गलत बना है, इस बीचों बीच में है, तो यहां से आसान होता है इस मार्ग गुजरने में। और यहां से इस एरिया में भी मार जाते हैं, सिडनी, इस तरह से वेनेजुएला देश है। तो इस भाग में एक तरफ से यातायात होता है, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा एक समस्या आती है। ये हिस्सा देखा हुआ है, पनामा देश है, ठीक। ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा ये है, ये प्रशांत महासागर का है। इन दोनों मार्गों के बीच में अमेरिका ने एक नहर का निर्माण किया है, जिस नहर का नाम है पनामा नहर। यहाँ पे पनामा देश में, पनामा देश का, पनामा गणराज्य का है, देश का है, में अमेरिका ने एक नहर का निर्माण किया है, जिसमें कह सकते हैं कि पनामा जल डमरू मध्य को काटकर, जल डमरू जल संधि और स्थल संधि में अंतर है। विशाल काय जल राशियों में स्थल का छोटा सा भाग, संकीर्ण भाग आपस में मिला रहता है, स्थल संधि। या विशाल काय स्थल भूभाग में जल का थोड़ा सा करा सा भाग मिला रहे तो जल संधि। तो इस स्थल खंड को काट करके पनामा नहर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर कोलेन, इस एरिया में कोलेन नामक बंदरगाह है, इस एरिया में पनामा, यहां पर पनामा, इन दोनों बंदरगाहों को ये आपस में मिलाता है। वैसे तो पनामा का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1904 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, लेकिन यह 1914 में बनकर के तैयार हुआ और जलपोतों के लिए खोल दिया गया। इस नहर की लंबाई 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी गहरी कटान से युक्त है। इस मार्ग द्वारा अटलांटिक महासागर से पेट्रोलियम, चांदी
पारा, सिनकोना, गन्ना, केला, ऊन, मांस, लकड़ी, दूध से बने हुए सामान भेजे जाते हैं। लेकिन प्रशांत महासागर की तरफ से उस एरिया में कह सकते हैं यूरोप में मशीनें तांबा और नाइट्रेट, टीन और मछली से निर्मित हुई वस्तुएं इस क्षेत्र से उस क्षेत्र की ओर भेजे जाते हैं। और जल परिवहन का मानव जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग है, क्योंकि बड़े बड़े जलयान या बड़े बड़े जलयानों के द्वारा अधिक से अधिक वस्तुओं को एक साथ लाद करके सस्ते दर पर क्या कहते हैं परिवहन का कार्य किया जा सकता है। इसी के साथ थोड़ा सा आंतरिक परिवहन पर चर्चा हो जाए। आंतरिक परिवहन जल परिवहन का वो छोटा सा भूभाग होता है जो कि स्थलीय भूभाग के आंतरिक भागों में होते हैं। जब से रेल परिवहन और सड़क परिवहन का विकास हुआ तब से मानव ने आंतरिक जल परिवहन का विकास धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि जल जो है नदियों का जो जल था, झीलों का जो जल था, वह मानव अपने उपयोग के लिए, क्योंकि झीलों और नदियों के किनारे ही प्रमुख नगर बसे हुए होते हैं, इसलिए मानव उन नदियों का उपयोग, उन नदियों के जल का उपयोग अपने लिए करने लगा और जलयान चलाने के लिए वह उपयुक्त नहीं होने लगे। इसीलिए समस्या आई। लेकिन यूरोप में आज भी डेन्यूब नदी या केम नदी कह सकते हैं कि एल्ब नदी, कुछ ऐसी नदियां हैं जिनमें जलयान चलाए जाते हैं। भारत में गंगा नदी में कह सकते हैं जलयान चलाए जाते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां चलाए जाते हैं, लेकिन नदियों की उथल पुथल होने में, ऊपर नीचे होने पर, पठारी क्षेत्र से होने के कारण वहां पर जलयान विकसित नहीं किए गए हैं। ज्यादातर उसका विकास मुख्य भूभाग में किया गया है। इसीलिए कह सकते हैं जल समुद्री भागों में ज्यादा किया जाता है और आंतरिक भागों में इसका। इसी के साथ धन्यवाद।